नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका हमारी परीक्षा पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोगों की क्लास फिजिक्स में सिर्फ 1 या 2 चैप्टर बचे होंगे जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी का एक नया चैप्टर जो कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, जहां से आपके एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चंस बनते हैं, उस चैप्टर का नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या जिसे हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जानते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है, पहले आइए उस पर बात करते हैं। देखिए, परिसंचरण का मतलब होता है परिवहन। हमारे शरीर में चारों तरफ कौन सी चीज घूमती है, इस पर हमें चर्चा करनी है। तो कौन कौन सी चीज घूम रही है? हमारी बॉडी में बहुत कुछ घूमता है, जैसे खनिज हो गया, फूड हो गया, खाना, इसी तरीके से मिनरल्स हो गए, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो ब्लड के थ्रू ही एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट तक पहुंचता है। अब आखिरकार इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है? तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ब्लड करता है, रक्त करता है। तो इसी रक्त के परिसंचरण का एक तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है, उसी को हम रक्त परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है? इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है ब्लड यानी रक्त के प्रकार, कौन कौन से रक्त होते हैं मनुष्य के शरीर में। इसके अलावा इसमें आप लोगों को ब्लड ग्रुप्स जानना है। हमारे शरीर से जब ब्लड निकल जाता है तब वो ब्लड कैसे जमता है, ये पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे चैप्टर का, जिसे हम लोग हार्ट कहते हैं यानी हृदय कहते हैं, उसकी बात हम करेंगे। तो ये आपको वीडियो जो मिलेगा वो 3 पार्ट में मिलेगा, यानी आधे आधे घंटे की 3 वीडियो आपको प्राप्त होंगी। पहला आपको मैं पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ ब्लड, रक्त के प्रकार। तो आइए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं रक्त के प्रकार, यानी रक्त हमारे शरीर में कितने प्रकार का होता है। अगर मैं आप सभी से एक बात करूं, ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं, अगर मैं उनसे ये बात करूं कि भैया आखिरकार हमारे शरीर में कितने टाइप के ब्लड होते हैं, तो ज्यादातर स्टूडेंट कहेंगे सर 4 तरीके के होते हैं, कोई कहेगा 3 तरीके के होते हैं, कोई कहेगा 2 तरीके के होते हैं। तो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे शरीर में अगर रक्त की बात की जाए तो हमारी बॉडी में रक्त सिर्फ 2 प्रकार का होता है। एक लिक्विड पार्ट होता है और एक सॉलिड पार्ट होता है। तो जो लिक्विड पार्ट है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और जो सॉलिड पार्ट है उसे हम ब्लड सेल कहते हैं। हमारे शरीर में जो प्लाज्मा है उसमें ज्यादातर पानी वाला हिस्सा होता है, और उसी पानी में ब्लड सेल यानी रक्त कोशिकाएं तैरती रहती हैं लगातार। और जब रक्त कोशिकाएं लगातार तैरती रहती हैं तो समझ सकते हैं आप कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल यानी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किसकी होती है, तो हम उसे कहते हैं क्या? प्लाज्मा। तो आइए आज की क्लास में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे उस पर पहले बात करते हैं। देखिए ध्यान से, आज की जो हमारी क्लास होती है, इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे रक्त के प्रकार, यानी हमारे शरीर में कौन कौन सा ब्लड होता है, प्लाज्मा की संरचना क्या होती है, इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, और साथ साथ में मैं आप लोगों को प्लेटलेट्स भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आपके सामने लेक्चर ये 9th होगा, और इसमें आपको आगे 10th और 11th चैप्टर भी यानी टॉपिक यहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले बात यह आती है कि हमारे शरीर में रक्त कितने प्रकार के होते हैं। तो जस्ट अभी आपको मैंने समझाया है कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरे का नाम है ब्लड सेल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट है, यानी प्लाज्मा हमारे शरीर में एक द्रव वाला भाग है, और जो ब्लड सेल है ये कौन सा पार्ट है, तो ये एक ठोस वाला भाग है। ये कौन सा पार्ट है, तो ये एक ठोस वाला पार्ट है, ध्यान रखिएगा। और जानते हैं हमारे शरीर में जो ब्लड सेल है वो भी 3 प्रकार की होती है। एक का नाम है रेड ब्लड सेल, एक का नाम है व्हाइट ब्लड सेल, और एक का नाम है ब्लड प्लेटलेट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में 2 टाइप्स के ब्लड हैं। एक ब्लड का नाम है लिक्विड पार्ट यानी प्लाज्मा, और दूसरे का नाम है सॉलिड पार्ट, जिसे हम ब्लड सेल या रेड कॉर्पसेल्स के नाम से या ब्लड कॉर्पसेल्स के नाम से जानते हैं। रुधिर कणिकाओं के नाम से भी हिंदी में हम इसको समझते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं
ये जो प्लाज्मा है इसमें ज्यादातर हिस्सा पानी का होता है, इसीलिए हम इसको द्रव वाला हिस्सा कहते हैं। और यहां पर किसी भी तरीके का द्रव वाला हिस्सा नहीं होता, इसीलिए हम इसको सॉलिड पार्ट कहते हैं। सॉलिड पार्ट में 3 होते हैं, एक लाल रंग का होता है, एक सफेद रंग का होता है और एक हल्के हल्के पीले रंग का होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताइए हमारे शरीर में जो ब्लड है उसका नेचुरल कलर क्या होता है, उसका प्राकृतिक रंग क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा हमारे शरीर में जो है उसका प्राकृतिक रंग क्या है ब्लड का, तो वो पीला होता है। तो मनुष्य के शरीर में जो ब्लड है वो किस रंग का होगा, तो प्राकृतिक रंग। लेकिन अगर आपसे कोई एक प्रश्न पूछे कि ब्लड ही क्या है, व्हाट इज ब्लड, मनुष्य के शरीर में रक्त क्या है, तो ध्यान रखिएगा मनुष्य के शरीर में रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। क्या है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो ध्यान रखिएगा मनुष्य के शरीर में एक प्रकार का संयोजी ऊतक कौन है, तो आपके शरीर में ब्लड होता है संयोजी ऊतक। हमारे शरीर में एक और भी संयोजी ऊतक है और उस संयोजी ऊतक का नाम क्या है, तो मैं उसको बताना चाहता हूं। उस संयोजी ऊतक का नाम है बोन या हड्डियां। अब सुनिए, द्रव वाला भाग हो गया, सॉलिड वाला भाग हो गया, सॉलिड वाले पार्ट के 3 पार्ट हो गए। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा जो व्हाइट ब्लड सेल होता है जिसे हम लोग श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक का नाम है ग्रैनुलोसाइट और एक का नाम है ऑर्गेनुलोसाइट। ठीक है, एक का नाम है कणिका सहित और एक का नाम है कणिका रहित। तो ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं 2 चित्र बनाता हूं, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। मान लीजिए 2 सेल हैं, वैसे वास्तव में ये सभी सेल ही हैं। देखो, अगर इसमें कण मौजूद है, ये देखिए, अगर इसमें कण मौजूद है तो कणिका सहित, और अगर कण यानी प्रोटीन के कण मौजूद नहीं है तो कणिका रहित। सिंपल सी बात है, आगे बढ़िए। ये जो कणिका सहित होता है इस भी 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ठीक है, और जो कणिका रहित है ये 2 इंपॉर्टेंट चीज से मिलकर बनी होती है, जिसे हम कहते हैं लिम्फोसाइट और जिसे हम कहते हैं मोनोसाइट। तो हमारे कहने का बहुत सिंपल मतलब है कि आपके शरीर में जो रक्त है वो कितने प्रकार का हुआ, 2 तरीके का। एक लिक्विड पार्ट है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, एक सॉलिड पार्ट है जिसे हम लोग ब्लड सेल कहते हैं। और जो प्लाज्मा वाला पार्ट है उसमें ज्यादातर हिस्सा पानी का होता है और ज्यादातर हिस्सा प्रोटीन का होता है। और इसके बाद जो ब्लड सेल है उसके 3 टाइप्स हैं, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और ब्लड प्लेटलेट या रक्त बिंबाणु के नाम से भी जानते हैं। रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट के कोई और अन्य पार्ट नहीं होते, अन्य भाग, लेकिन श्वेत रक्त कोशिका के अन्य भाग होते हैं। पहला भाग क्या है, कणिका सहित, और दूसरा भाग क्या है, कणिका रहित। कणिका सहित भी 3 तरीके का होता है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और जो आपके सामने है वो भी 2 तरीके का होता है। एक का नाम क्या है, लिम्फोसाइट, और एक का नाम क्या है, मोनोसाइट। अब जितनी भी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं उन सभी को हम एक एक को उठाते हैं और एक एक के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ठीक है, देखिए इधर ध्यान से। सबसे पहले हम प्लाज्मा की बात करेंगे। चलिए देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा 92% इसमें पानी है, यानी 92%। अगर हम मान लो इस प्लाज्मा को, मान लीजिए हम इस प्लाज्मा को कितने परसेंट मान लें, 100%। अगर हम इस प्लाज्मा को 100% मानते हैं तो 92% इसमें पानी होगा, 8% इसमें खनिज या बाइकार्बोनेट होगा, यानी 8% इसमें खनिज होगा या बाइकार्बोनेट होगा। ध्यान रखिएगा। और जानते हैं ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन भी होगा 8% में, और एल्बुमिन और ग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन होगा। कौन सा प्रोटीन होगा, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन होगा। ध्यान रखिएगा, पहली चीज। दूसरा आते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ श्यान द्रव कहलाता है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि सर श्यान क्या होता है। बेटा एक बात बताओ, आपका ब्लड गाढ़ा होता है, आपका ब्लड डेंस होता है, यानी बहुत गाढ़ा होता है। यह बताओ आपका ब्लड गाढ़ा क्यों होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए गाढ़ा क्यों होता है तो आपका एक ही उत्तर होगा, मनुष्य के शरीर में जो रक्त गाढ़ा होता है वह प्रोटीन के कारण होता है। अगर प्रोटीन मौजूद है
तो ब्लड गाढ़ा होगा, लेकिन अगर प्रोटीन मौजूद नहीं है तो ब्लड पतला होगा, और उसी को हम लोग सीरम कहते हैं। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये बताइए कि अगर प्लाज्मा में प्रोटीन मौजूद ना हो तो उस प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उसे हम सीरम कहते हैं। तो हम यहां पर ब्लड के लिक्विड वाले पार्ट की बात कर रहे थे। तो ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट है वो क्या है? ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा को अगर हम 100% मान लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, उस प्लाज्मा में 92% पानी, 8% खनिज और बाइकार्बोनेट, और साथ साथ में प्रोटीन भी पाया जाता है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन नाम की प्रोटीन। अगर प्लाज्मा में प्रोटीन मौजूद है तो ब्लड गाढ़ा होगा, और अगर प्लाज्मा में प्रोटीन मौजूद नहीं है तो सीरम होगा। अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम यह है कि ये बताइए प्लाज्मा का काम क्या होता है? तो प्लाज्मा का मुख्य काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्लाज्मा के द्वारा बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन तो कोई और एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, लेकिन प्लाज्मा क्या करेगा? तो प्लाज्मा हमारे शरीर में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको हमारे फेफड़ों तक लाने का काम प्लाज्मा का होता है, और फिर उसके बाद हम उस प्लाज्मा से उसको शरीर से, यानी ब्लड लंग्स या फेफड़ों से हम उसे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत समय के लिए बची रहती है तो हमारे शरीर में एसिड का बनना शुरू हो जाता है, यानी कार्बोनिक एसिड बन जाएगा और हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आइए स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी, बच्चों थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, एक्चुअली कोई आ गया था और मैं अकेले ही स्टूडियो में इस समय रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि सुशील सर कहीं गए हुए हैं, तो मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। थोड़ा ऐसे बंद कर लीजिए दरवाजे को। हाँ, चलिए तो हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हमारे कहने का मतलब, मैं आप लोगों को रेड ब्लड सेल समझाऊंगा, यानी हम आप लोगों को आज अब आरबीसी पढ़ाने जा रहे हैं, यानी आरबीसी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम संरचना की बात करते हैं कि आरबीसी की संरचना होती कैसी है। तो देखिएगा ध्यान से आप लोग, यहां पर रेड ब्लड सेल आपको देखिए कैसा दिख रहा होगा। एक तो सबसे पहले ये गोल दिख रही होगी, ठीक है, और देखिएगा ये बाइकनकेव दिखेगी इस टाइप से, यानी अंदर की ओर थोड़ा सा घुसी हुई। तो इसका मतलब ये होता है कि यह गोलाकार होती है, यह द्विअवतल भी होती है। ध्यान रखिएगा, गोलाकार होती है, द्विअवतल होती है। और जानिए, अगर मैं बात करता हूं स्तनधारियों की, यानी जैसे हम लोग हैं, तो स्तनधारियों की आरबीसी देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूं सेल की, ये क्या है? तो ये एक प्रकार का कोशिका है। इस कोशिका के अंदर ध्यान रखिएगा, अगर केंद्रक मौजूद है, इस कोशिका के भीतर अगर केंद्रक मौजूद है तो ध्यान रखिएगा वह स्तनधारी का आरबीसी नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि स्तनधारियों की आरबीसी में किसी भी तरीके का कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, या गोलाकार होती है और द्विअवतल होती है। पहली चीज। दूसरे पे आते हैं, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। और जानते, लेकिन दो अपवाद हैं इस संसार में, एक ऊंट है
और एक लामा। लामा भेड़ बकरियों की तरह दिखने वाला एक जीव है। तो ध्यान रखिएगा, ऊंट और लामा, इन दोनों के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा, ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। क्या होता है? ऊंट और आरबीसी की लामा के में केंद्रक में आरबीसी पाया जाता है, यानी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लेकिन मनुष्य के रक्त में एक तत्व होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कारण ही आपका ब्लड लाल होता है। आपके एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में जो हीमोग्लोबिन है वो क्या काम करता है। तो हीमोग्लोबिन मनुष्य के शरीर में रक्त को लाल करने में मदद करता है, और हीमोग्लोबिन का ही मुख्य काम होता है क्या? ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। यानी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को कौन सपोर्ट करता है? तो वो हीमोग्लोबिन ही करता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी में आपने क्या समझा? या गोल होती है या द्विअवतल होती है। पहली चीज, स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, यह भी मैंने आप लोगों को बताया। ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक होता है अपवाद, लेकिन अपवादों को कभी भी काउंट नहीं किया जाता। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण आपका ब्लड लाल होता है। व्हाइट ब्लड सेल यानी जो श्वेत रक्त कोशिका है उसमें किसी भी तरीके का कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसीलिए वो सफेद होती है। तो मनुष्य में रक्त के लाल होने का मुख्य कारण क्या है? तो वो आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती होगी? देखिए, हीमोग्लोबिन में अगर नॉर्मल बात की जाए तो 13.5 से लेकर के 16.5 तक होती है। कितना होता है? 13.5 से 16.5 ग्राम पर डीएल होता है। डीएल मतलब होता है 100 ml। अब देखिए, मेल में कितना होता है? 14.5। फीमेल में कितना होता है? 13.5। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं कहता हूं कि सामान्य मनुष्य, स्त्री और पुरुष नाम ना लिया जाए, तो सामान्य मनुष्य में कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य में होता है 13.5 से 16.5 ग्राम पर डीएल। लेकिन अगर मैं पुरुष की बात करूं तो पुरुषों में कितना होता है? तो 14.5 ग्राम पर डीएल होता है, और महिलाओं में कितना होता है? तो 13.5 ग्राम पर डीएल होता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आयरन मेटल फाउंड इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है। यानी हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है, आयरन मेटल पाया जाता है। पहली चीज और जानते हैं, अनीमिया डिजीज कॉजेज बाय द डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी। यानी मनुष्य के शरीर में अगर रक्त की कमी हो जाए, बंद कर लीजिएगा उसको, मनुष्य के शरीर में अगर रक्त की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, या आयरन की कमी हो जाए, या विटामिन B6, B9, B12, कुछ भी आपके शरीर में कम हो जाए, इन सब में, तो आपके शरीर में अनीमिया या रक्त लप्तता नाम की बीमारी हो जाती है। और रक्त लप्तता का मतलब समझते हो आप क्या होता है? रक्त लप्तता का मतलब होता है मनुष्य के शरीर में रक्त अल्पता, यानी मनुष्य के शरीर में रक्त अल्प हो गया, कम हो गया। समझे बात को? तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लौह तत्व पाया जाता है। अनीमिया नाम का रोग, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, लौह तत्व, B6, B9, B12, इनमें से कुछ भी कम हो जाए तो आपके शरीर में अनीमिया यानी रक्त अल्पता नाम का रोग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आरबीसी हमारी पैदा कहां होती है? हमारे शरीर में आरबीसी हर 120 दिन बाद मर जाती है। यानी आज अगर आरबीसी पैदा होती है तो 120 दिनों बाद वो आरबीसी मर जाएगी। ध्यान रखिएगा। तो सुनिए, आरबीसी की उत्पत्ति कहां होती है? तो आरबीसी की उत्पत्ति होती अस्थि मज्जा में। अगर मैं बात करूं श्वेत रक्त कोशिका की, और अगर मैं बात करूं श्वेत रक्त कोशिका की, और अगर मैं बात करूं प्लेटलेट की, तो तीनों चारों ब्लड जो भी आपके शरीर में है, सबका निर्माण क्या होता है? ध्यान रखिएगा, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में। जीवन काल कितना होता है आरबीसी का? 120 दिन। मरती कहां है? प्लीहा में। और सुनो, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है और रक्त बैंक भी कहा जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मनुष्य के शरीर में जो प्लीहा है वह रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। रक्त बैंक का मतलब क्या हुआ? इमरजेंसी के टाइम पर आपके शरीर में रक्त बनाने का काम कौन करता है? तो प्लीहा करता है, स्प्लीन जिसको तिल्ली कहते हैं आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ तीव्र गति से क्रिया करता है। आप देखिएगा, जब
कोई भी व्यक्ति सिगरेट पीता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर के अंदर ले जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब उसके शरीर के अंदर जाती है तो ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही उसके शरीर के अंदर जाएगी तुरंत वह हीमोग्लोबिन के साथ तेजी से रिएक्ट कर जाएगी, यानी ऑक्सीजन से भी ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर जाती है। तो हीमोग्लोबिन फास्ट रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड देन प्रोड्यूस्ड हीमोग्लोबिन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और सुनो, मनुष्य के शरीर में मैक्सिमम हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? तो उसका काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, वो कौन करता है? तो वो हीमोग्लोबिन करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आरबीसी की संख्या कितनी होती है? अगर पुरुष हैं तो 50 लाख, महिला हैं तो 45 लाख, लेकिन आरबीसी की संख्या 5.0 मिलियंस होती है। आरबीसी की संख्या अगर मैं मिलियन की बात करूं तो 5.0 मिलियन, और अगर मैं लाख में करूंगा तो 50 लाख, लेकिन महिलाओं में इसकी संख्या 45 लाख होती है, और अगर मैं मिलियन की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका क्या? 4.5 मिलियन। मिलियंस में ही एक बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बताया आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा था, संरचना, फिर उत्पत्ति बोन मैरो अस्थि मज्जा, जीवन काल 120 दिन, मृत्यु कहाँ हुई? प्लीहा में। ऑक्सीजन को परिवहन करने का काम कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ना पाया जाए तो अनीमिया हो जाता है। ये सारी बातें आपको जानकारी के रूप में मिल गई। आगे बढ़ते हैं। अब आइए डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। सुनिए, डब्ल्यूबीसी 2 तरीके का होता है, अभी मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं। एक का नाम है कणिका सहित और एक का नाम है कणिका रहित। तो देखते हैं इधर, देखो डब्ल्यूबीसी का न्यूनतम भाग बेसोफिल्स का बना होता है और डब्ल्यूबीसी का अधिकतम भाग न्यूट्रोफिल्स का बना होता है। आपको मालूम होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि डब्ल्यूबीसी 2 तरीके से बनी होती है। क्या? कणिका सहित, कणिका रहित। जो कणिका सहित है वह 3 तरीके से बनी होती है। जो कणिका सहित है वो 3 तरीके से बनी होती है। ध्यान रखिएगा, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स। तो ध्यान रखिए, अगर मैं आपको डब्ल्यूबीसी को 100% मान लेता हूं तो डब्ल्यूबीसी का अधिकतम भाग कौन बनाता है? न्यूट्रोफिल्स। न्यूनतम भाग कौन बनाता है? तो बेसोफिल्स बनाता है। लेकिन अगर मान लो आपके शरीर में स्नोफिल्स यानी स्नोफिल्स ज्यादा हो गया तो आपको स्नोफीलिया नाम का रोग हो जाता है, जो सर्दी जुकाम के शरीर होता है। सबसे बड़ी कोशिका मोनोसाइट है और सबसे छोटी कोशिका क्या है? लिम्फोसाइट है। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, एक बार पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। और सुनो, एंटीबॉडी हो, एंटीबॉडी क्या है? रोगों से लड़ता है। टी कोशिका क्या है? रोगों से लड़ता है हमारे शरीर में। अभी कोविड-19 यानी कोरोना हुआ था, तो जिसमें एंटीबॉडी अच्छा बन गया वो लोग जिंदा हैं और जिसमें नहीं बना वो मर गए लिम्फोसाइट के द्वारा। इन दोनों को बनाने का काम लिम्फोसाइट ही करता है। रोगाणुजनक को नष्ट करने का कार्य मोनोसाइट के द्वारा होता है और मोनोसाइट को फैगोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि रोगाणुजनक जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह हैं, उनको समाप्त करने का काम मुख्यतः किसका होता है? तो वह मोनोसाइट का होता है। और इसीलिए मोनोसाइट उसको खा जाता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? फैगोसाइट के नाम से भी जानते हैं। अगला देखते हैं। देखो बहुत सिंपल है। आरबीसी कई प्रकार की नहीं होती। आरबीसी गोल होती या द्विअवतल होती, लेकिन डब्ल्यूबीसी कई प्रकार की होती, 5 तरीके की। तो इसका जो शेप होता है वो क्या होता है? अनियमित आकार की होती है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाएगा, यानी देखो चाहे वो आरबीसी हो, ठीक है, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट, ध्यान रखना केंद्रक केवल और केवल पाया जाएगा तो किसमें पाया जाएगा? केंद्रक केवल और केवल पाया जाता है तो किसमें? डब्ल्यूबीसी में। और डब्ल्यूबीसी की भी उत्पत्ति लाल अस्थि मज्जा में होती है। जीवन काल 2 से 4 दिन या 9 से 13 दिन होता है, जबकि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन हो रहा था? 120 दिन। कितना दिन हो रहा था? 120 दिन। और याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी की भी उत्पत्ति लाल अस्थि मज्जा में और आरबीसी की भी उत्पत्ति लाल अस्थि मज्जा में होती है। अगला चलते हैं। कार्य देखिए क्या है। यह रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। 4000 से 11000 इसकी संख्या होती है। और सुनो बेटा, अगर मनुष्य के शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाए तो ल्यूकीमिया हो जाता है, और इसी को तो हम लोग रक्त कैंसर कहते हैं।
तो कहने का मतलब यह है कि मनुष्य के शरीर में अगर WBC की मात्रा ज्यादा हो जाए तो ल्यूकीमिया हो जाता है, और ल्यूकीमिया को ही हम लोग रक्त कैंसर के नाम से जानते हैं। जो रक्त कैंसर किसको हुआ था? जो रक्त कैंसर हुआ था युवराज सिंह नाम के क्रिकेटर हैं, उनको हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि युवराज सिंह को जो हुआ था, तो युवराज सिंह को जो कैंसर हुआ था वो उनके शरीर में WBC की ही मात्रा बढ़ गई थी, इसीलिए उन्हें इस प्रकार का कैंसर हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसको ल्यूकीमिया कहते हैं, ध्यान रखना। अब आइए हम बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट की, यानी प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट का मतलब होता है, बहुत बार आपने जब डेंगू वगैरह किसी को हुआ होगा तो आप लोगों ने इसका नाम बहुत बार सुना होगा, भैया ये प्लेटलेट क्या है, प्लेटलेट क्या है। देखो इसका संरचना कैसा होता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, यह तस्तरी के आकार की होती है, प्लेट की तरह, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया क्या, प्लेटलेट्स। ध्यान रखिएगा। और जानते हैं रक्त प्लेटलेट में केंद्रक नहीं पाया जाता। सभी जानते हैं कि केवल और केवल किसमें केंद्रक पाया जाता है, WBC में पाया जाता है, और किसी में केंद्रक होता ही नहीं। प्लेटलेट केवल स्तनधारियों में पाई जाती है, यानी अन्य जीवों में नहीं होती। उत्पत्ति कहां होती है, लाल अस्थि मज्जा में। और जीवन काल क्या होता है, 1 दिन। यानी अगर मान लीजिए किसी को भी प्लेटलेट की जरूरत हो तो आप तुरंत उसको दान कर दीजिए, आपके शरीर में 24 घंटे के भीतर यह पूरी की पूरी बन जाती है। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। मृत्यु कहां होती है, प्लीहा में होती है। कार्य क्या है, तो मनुष्य के शरीर में अगर यह ना हो तो आपका ब्लड अगर कहीं कट गया ना तो बहता रहेगा, जमेगा नहीं। तो अगर ब्लड को जमाना है तो आपको क्या करना होगा, अगर ब्लड को जमाना है तो ध्यान रखिएगा लगातार उसको ब्लड प्लेटलेट का निर्माण करना होगा। और सुनिए, इसकी संख्या होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख, और डेंगू की बीमारी में यही प्लेटलेट कम हो जाता है, जिससे मनुष्य के मरने की खतरे बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपका टाइप्स ऑफ ब्लड आपको समझ में आ गया होगा। तो टाइप्स ऑफ ब्लड अगर आपको समझ में आ गया तो आप इंतजार करिए अब सिर्फ और सिर्फ क्या, ब्लड ग्रुप्स की, ब्लड प्लेटलेट के द्वारा रक्त के थक्का जमने की, ब्लड ग्रुप कैसे होता है, किस तरीके से होता है, और फिर उसके बाद हार्ट के चैप्टर की। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।